नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असम में 3 चरणों में चुनाव होगा। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक चरण में मतदान होगा। तीनों ही राज्यों में 6 अप्रैल को मतदान होगा। सभी राज्यों के चुनावी नतीजे 2 मई को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी सभी राज्यों में जाकर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों की 824 विधानसभा सीटों के लिए 18.6 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान होगा। इसके अलावा पुडुचेरी में 6 अप्रैल को चुनाव होगा। यहाँ एक ही चरण में मतदान होना है। तमिलनाडु और केरल में महज 1 चरण में मतदान होगा। मतदान 6 अप्रैल को होगा। असम में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। मतदान की तारीख 27 मार्च है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम आदमी परेशान है, लेकिन फिर भी आए दिन इनकी कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं। कई जगह पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। इस बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के कारण उपभोक्ताओं पर इसका असर थोड़ा पड़ा है। जैसे जैसे सर्दियां खत्म होंगी, दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है। हालांकि विपक्ष मोदी सरकार पर हावी है। उसका कहना है कि लॉकडाउन के वक्त जब पेट्रोल डीजल की कीमतें सबसे निचले स्तर पर थीं, उस वक्त भी मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स को और बढ़ा दिया था और अब भी भारी भरकम टैक्स के जरिए लोगों की जेब काटी जा रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मजदूरों के हक के लिए काम करने वाली दलित कार्यकर्ता नवदीप कौर को जमानत दे दी है। वह करीब 1.5 महीने तक हरियाणा के करनाल जेल में रही हैं। नवदीप ने हिरासत में यौन हिंसा का आरोप लगाया था, जिसे अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। 23 साल की नवदीप कौर को बीते 12 जनवरी को हरियाणा के कुंडली औद्योगिक इलाके में एक कंपनी के बाहर प्रदर्शन करने के बाद हिरासत में लिया गया था। नवदीप मजदूरों को मिलने वाले दिहाड़ी में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इसके बाद उन पर हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। नवदीप मजदूर अधिकार संगठन की सदस्य हैं। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के ऐलान के बाद आज देश भर के व्यापारी संगठन देश बंद कर रहे हैं। इस भारत बंद में देश के 40,000 व्यापारी संगठनों ने समर्थन दिया है, जिसके कारण इनमें शामिल लगभग 8 करोड़ व्यापारियों ने बंद को समर्थन दिया। यह बंद पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, जीएसटी की कमियों और ई-वे बिल के विरोध में किया जा रहा है। इस दौरान ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इसके समर्थन में सुबह 6 बजे से लगभग शाम 8 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी भारत बंद का समर्थन किया था। व्यापारी संगठनों द्वारा किए गए भारत बंद का असर देश के कुछ इलाकों में मिला जुला रहा, तो कहीं कहीं इसका व्यापक असर देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर, दुर्ग और धमतरी में छोटी दुकानें तो खुली रहीं, लेकिन बड़े कारोबारियों ने दोपहर तक अपनी दुकानें बंद रखीं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका मिला जुला असर दिखाई दिया। असम की राजधानी शहर गुवाहाटी में सुबह से बाजार व्यापार बंद रहे। इसके अलावा इसका असर बंगाल, उड़ीसा में व्यापक दिखा। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे जाने पर बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रतिक्रिया दी है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि गुजरात के एक दामाद के रूप में राज्य के कई लोगों ने मुझे स्टेडियम से सरदार पटेल का नाम हटाने के बारे में बताया है। मेरा सुझाव ये है कि गुजरात सरकार को गलती ठीक करते हुए नरेंद्र मोदी का नाम वापस ले लेना चाहिए और साथ ही ये कहना चाहिए कि नाम बदलते वक्त मोदी से सलाह नहीं ली गई थी, इसलिए इसे वापस लिया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर शांति बहाली करने के ऐलान का अमेरिका ने स्वागत किया है। अमेरिका ने कहा है यह कदम दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता को कायम करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है और हम दोनों देशों से इस दिशा में आगे बढ़ने की अपील करते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने गुरुवार को नियमित न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बाइडेन प्रशासन इस इलाके के नेताओं के संपर्क में है। वहीं भारत में जम्मू कश्मीर के मुख्य राजनीतिक दलों के साथ ही अलगाववादियों ने भी स्वागत किया है। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास से मिली संदिग्ध कार मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में यह बात सामने आई है कि अंबानी के घर के पास जिस स्कॉर्पियो कार से जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी वह चोरी की है। इस कार को मुंबई से सटे विक्रोली से 8 दिन पहले चोरी किया गया था।
मुंबई क्राइम ब्रांच अब आरटीओ की मदद से इस गाड़ी के मालिक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस स्कॉर्पियो कार से क्राइम ब्रांच को एक चिट्ठी भी मिली है जिसमें मुकेश अंबानी एवं उनके परिवार को धमकी दी गई है। चिट्ठी में लिखा है, ये तो अभी ट्रेलर था, आगे देखते रहिए होता है क्या। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अपनी करीब 8 टीमों के साथ कर रही है। यूपी की योगी सरकार द्वारा कथित लव जिहाद विधेयक को सदन से पारित कराकर कानूनी अमली जामा पहनाने के बाद अब हरियाणा सरकार भी इस कानून को लेकर विचार कर रही है। हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आने वाले सत्र में यूपी सरकार की तर्ज पर विधानसभा में गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने लव जिहाद विधेयक तैयार कर लिया है, आने वाले बजट सत्र में ये विधानसभा में पेश किया जाएगा। आज शेयर बाजार के लिए 11 महीनों में सबसे खराब दिन रहा। सेंसेक्स क्लोजिंग पर 1900 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। क्लोजिंग के वक्त सेंसेक्स 1939 अंकों की गिरावट के साथ 49,099 के लेवल पर आ गया, जबकि निफ्टी 568 अंकों की गिरावट के साथ 14,529 के स्तर पर रहा। भारत में एक दिन में 16,577 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 120 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,63,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,56,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,56,000 के करीब हैं। इसके अलावा देश भर में अब तक कुल 1,34,72,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सीरिया में अमेरिका द्वारा ईरान समर्थित मिलिशिया पर किए गए हमले की रूस ने निंदा की है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि हम इस तरह की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं। हम सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का बिना शर्त सम्मान करते हैं। बता दें, अमेरिका ने सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। यह हमला इराक में अमेरिकी ठिकानों पर किए गए रॉकेट हमलों की प्रतिक्रिया बताया जा रहा है। रॉकेट हमले में अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे और एक ठेकेदार की मौत हो गई थी। म्यांमार की पुलिस ने शुक्रवार को यंगून के मुख्य शहर में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए फायर किए और स्टन ग्रेनेड भी दागे। इसमें अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। अभी तक ये भी साफ नहीं है कि पुलिस ने फायर हवा में दागे थे या प्रदर्शनकारियों पर। बता दें, सैन्य तख्तापलट के बाद से ही म्यांमार में प्रदर्शन जारी है। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।